हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। हाल ही में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है लीनियर अलजेब्रा का, और वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसी का ये सेकंड वीडियो लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले अगर वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ उसको, हाँ उसका जो लिंक है वो। और इस वीडियो को स्पेशली कंप्लीट देखिए। आज हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जो सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट द न्यू कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। अपने को पता है कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं जिसमें राइट हैंड साइड जो रहता है b, अगर वो इन जनरल जीरो है, दैट इज अ सिस्टम ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम। इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है सॉल्यूशंस का, यानी हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे बात कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना। हो सकता है यूनिक सिचुएशन हो, है ना, यूनिक सॉल्यूशन, है ना, मोर देन वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसी केस पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कंसिडर अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, वेयर a इज m क्रॉस n मैट्रिक्स a11 a12 and so on a1n a21 a22 and so on a2n m1 m2 and so on m, है ना, mn करके। इतना क्लियर है, ठीक है। और आपका x है x1 x2 and so on xn, जो कि वेरिएबल्स होते हैं n क्रॉस 1, और ये आपका जीरो है, ये भी m क्रॉस 1 है, ध्यान रखना, है ना। नहीं तो इसमें इग्नोर कर देते हैं। बट अब सोचो ना, ये m क्रॉस n क्रॉस 1 होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो m क्रॉस 1 ही तो मिलेगा, ठीक है। ओके, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। आपको पता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना, इनटू लीनियर ऑपरेटर, है ना। और नॉर्मली अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ तो एवरी मैट्रिक्स को भी ऑर्डर कहो, है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में t फ्रॉम Vn टू Vm, यानी Vn मीन्स n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस, Vm मीन्स m डायमेंशन का वेक्टर स्पेस, और ए आई जे जिस फील्ड से आ रहा होगा वही फील्ड होगा इस पर, है ना, Vn ओवर f Vm ओवर m। इतना क्लियर है, ये सब चीज़ पहले हम बताए हैं, है ना। आपने अगर वीडियोस कंटिन्यू देखा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को तो बहुत इजी आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। दिस इक्वल्स टू दिस इफ एंड ओनली इफ दिस करके, है ना। और आपको रैंक नलिटी थ्योरम भी आपको क्लियर है ना, उनका क्योंकि यूज़ होगा। रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, लेकिन जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हो तो एग्जैक्टली आपको समझ आता है, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कि दोनों की प्रॉपर्टी एज इट इज सेम होगी। तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी कितनी है, n, एग्जैक्टली वही, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है ना, तब तो ठीक है ऑर्डर n एग्जैक्टली लिख दोगे। अब m क्रॉस n मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या लिखोगे बताइए, mn लिखोगे? नहीं। इस सिचुएशन में ध्यान रखना, है ना, इस मैट्रिक्स a को जब कन्वर्ट करते हो ना टी में, तब समझ आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये रैंक नलिटी थ्योरम समझ आ गया, सिल्वेस्टर्स लॉ जो है। ओके, अब जो मेन बात है उस पर डिस्कशन करेंगे ना इस पर, ठीक है। देन वी कंक्लूड, ये जो है C1 है, ये C2 है एंड सो ऑन Cn है ना। ओके, ये जो C1 है, C2 है, Cn है, क्या है, इन कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें पता है अगर ये n कॉलम्स के n कॉलम्स अगर Li हो जाएंगे तो क्या होगा, वही इनकी रैंक हो जाएगी। टोटल कितने हैं, n, एग्जैक्टली n, जो C1 C2 एंड Cn है, अगर ये Li होंगे तो इनकी रैंक कितनी हो जाएगी, n। यस, तो फर्स्ट केस है इफ C1 C2 एंड Cn आर Li, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अगर ये Li है तो क्या हो जाएगा, रैंक एग्जैक्टली n। अगर रैंक n है तो नलिटी हो जाएगी जीरो। कहाँ से बताया मैं, रैंक नलिटी थ्योरम से। अगर ये n है तो नलिटी क्या होगी, n माइनस n यानी जीरो। परफेक्ट। देन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसको फार्मूला समझ लीजिए, है ना, कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड टू द पावर नलिटी ऑफ a होता है। तो कार्डिनलिटी ऑफ f टू द पावर नलिटी क्या है, जीरो, तो कितना आ जाएगी, 1। यस, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1, यानी यूनिक सॉल्यूशन। परफेक्ट है। अब यहाँ कभी कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि फील्ड अगर फाइनाइट है तब तो डायरेक्टली ठीक है समझ आ रहा है 1, अगर इन्फिनाइट है तब क्या होगा, इन्फिनाइट के केस में भी 1 ही होगा, है ना। उसको इस तरह से समझ सकते हैं, ax इक्वल टू b है, और ये अगर, है ना, लीनियरली, है ना, इसमें इसकी रैंक एग्जैक्टली कितनी है, n है, इसमें जितने कॉलम्स हैं एग्जैक्टली उतने Li हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में x मस्ट बी जीरो, x मस्ट बी जीरो का मतलब x1 इक्वल टू जीरो, x2 इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन xn इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन का सिचुएशन, ठीक है। तो इधर से समझो चाहे उधर समझो, जैसे भी समझो, लेकिन अच्छे से समझो, है ना। क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, ठीक है। तो ध्यान रखना, है ना, जब भी ये सिचुएशन होगा Li का यानी रैंक n, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन का केस। सेकंड केस को फोकस करना, फार्मूला तो यही रहेगा लेकिन, ठीक है। ओके, इफ C1 C2 एंड सो ऑन Cn आर LD लीनियरली डिपेंडेंट, देन रैंक ऑफ ए, ऑब्वियसली अगर ये, है ना, LD है
है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली n तो रैंक हो नहीं सकती, उससे क्या होगा, कम होगा, उससे कम होगा, मैंने उसको कंसीडर कर लिया k, तो रैंक k है जो कि स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा। बाय रैंक नलिटी थ्योरम निकाल लीजिए, फार्मूला में n माइनस k आ जाएगा, यस, तो नलिटी है n माइनस के, और ऑब्वियसली नलिटी मिनिमम 1 होगा ही होगा, या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, पॉजिटिव होगा, है ना, ओके, इन जनरल 0 तो होगा नहीं, ठीक है। तो नलिटी क्या हो, क्योंकि है ना ओवरऑल सिंपल सी बात है, अगर ये n से कम है ना, तो हो सकती है n माइनस 1 हो, तो कम से कम 1 तो होगा तब तो n आएगा, ये n माइनस 2 हो सकता है तो प्लस 2 होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, नलिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा कार्डिनलिटी ऑफ f टू द पावर नलिटी ऑफ ए, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ f टू द पावर n माइनस के, ठीक है। अब फील्ड जो है फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो इस सिचुएशन में ध्यान रखना, अगर फील्ड फाइनाइट है तो देन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ f टू द पावर n माइनस के, फाइनाइट पावर जो भी रहेगा फाइनाइट ही आएगा, यस। तो इफ फील्ड इज फाइनाइट देन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज फाइनाइट, बट if f is infinite, that is field is infinite, then total number of solutions is infinite, infinite के पावर में करोगे तो infinite आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो समझ सकते हैं आप, एग्जैक्टली अगर रैंक n है तो उस सिचुएशन में यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन अगर n से कम है तो फिर दो सिचुएशंस है, फील्ड अगर फाइनाइट तो फाइनाइट सॉल्यूशंस, अगर फील्ड अगर इन्फाइनाइट है तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन, क्लियर है। तो बस ये 3 सिचुएशंस पॉसिबल होते हैं ऑल ओवर, अगर बात करें सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम की, है ना। मैक्सिमम केस में अगर B.Sc में, है ना, जो क्वेश्चंस पढ़े होंगे आप देखे होंगे, फील्ड को अक्सर कर R या फिर C लेते हैं, या कभी कभी Q लेते हैं, और जनरली फील्ड को इन्फाइनाइट ही लेकर चलते हैं। तो इन्फाइनाइट के सिचुएशन में तो क्या हो जाएगा, हमेशा या तो यूनिक सिचुएशन आएगा तो इन्फाइनाइट सिचुएशन आता है, यस, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, या तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो होमोजेनियस सिस्टम का पूरा हमने पोस्टमार्टम कर लिया, अब हम देखेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम का केस। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, सॉल्यूशन का फंडा जानने से पहले, है ना, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और करता है तो किस सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फोकस कीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम, ठीक है। कंसिडर द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस Ax इक्वल्स टू b वेयर b नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियसली b नॉट इक्वल टू 0 होता है तभी आप उसको नॉन होमोजेनियस कहते हैं, है ना। Ax इक्वल टू b है वेयर A इज m क्रॉस n मैट्रिक्स A11 A12 एंड so on A1n A21 A22 एंड so on A2n AM1 AM2 एंड so on A1, m क्रॉस n मैट्रिक्स x आपका होता है x1 x2 एंड so on xn, n क्रॉस 1 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर ये क्या मिलेगा, m क्रॉस 1, यस, ये जो b है ये आपका है b1 b2 एंड so on bm, ठीक है ना, m क्रॉस 1। तो a b, है ना, और a b और x तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। हम क्या करेंगे यहाँ पे, a और b को क्या करेंगे, कंबाइन, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इससे पहले वीडियो में सबसे लास्ट में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना। तो हम क्या तैयार करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये जो a है और ये जो b है दोनों को कंबाइन करके एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे, a ऑगमेंटेड b, समव्यूहित अव्यूह जिसे हम कहते हैं हिंदी में, है ना। तो a ऑगमेंटेड b जो है आपका वो इस तरह से बन जाएगा, है ना। ये तो m क्रॉस n है ना, ये m क्रॉस 1 है, लेकिन कंबाइन होकर के जो बना वो क्या है, m क्रॉस आपका n प्लस 1, ठीक है ना। m तो उतने ही हैं बट n क्रॉस 1 एक्स्ट्रा हो गया तो m क्रॉस n प्लस 1 करके, ठीक है। इतना समझ आ गया, ये C1 ये C2 ये Cn हमने कंसीडर कर लिया, और ये आपका क्या है b, है ना। यहाँ हम फोकस करेंगे इनके सॉल्यूशन पर, एग्जिस्टेंस पर। तो ये जो पहला जो लिखा है ना, ये डेफिनेशन है, जहाँ इफ़ एंड ओनली इफ दिखा समझ लीजिए वो डेफिनेशन है ना। Ax इक्वल्स टू b हैज सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b। ये जो आपने तैयार किया है a और b को मिला करके जो मैट्रिक्स, उसकी रैंक एग्जैक्टली इस मैट्रिक्स की रैंक की a के रैंक की इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम इज कंसिस्टेंट करके, है ना। तो मीनिंग सेम है भाई, है ना, हैज़ सॉल्यूशन बोलो या सिस्टम इज कंसिस्टेंट बोलो, एक ही मतलब है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात को, जो हमारा नॉन होमोजेनियस सिस्टम है वो सॉल्यूशन रखता है या वो कंसिस्टेंट है, संगत है ना। इफ़ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी करके, यानी इसकी जो रैंक है ओवरऑल की रैंक इक्वल होना चाहिए। और इसका मतलब क्या हो रही है, इसका मतलब ये हो रही है कि, है ना, ओवरऑल की रैंक इसके रैंक इक्वल होने का मतलब क्या, ये जो आपका कॉलम है, ये जो दिख रहा है ना, ये इसमें डिपेंडेंट है, ये इसमें से मिल जाएगा आपको, ऑब्टेन कर सकते हो यहाँ से आप, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंडेंट है, या यूँ कहूँ कि ये C1 C2 एंड Cn है, इसकी जो स्पान है उस पर डिपेंडेंट है या उसमें शामिल है, यही बात तो है, ओके। इसको अलग से हम ऐसे लिख सकते हैं, Ax इक्वल टू b हैज़ सॉल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ b बिलोंग्स टू
स्पानिंग ऑफ C1 C2 एंड सो ऑन Cn करके, ठीक है। या फिर उसी को हम क्या बोल सकते हैं, Ax इक्वल टू बी हैज़ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ B इज linearly dependent, that means LD in C1 C2 एंड सो ऑन Cn करके। बात क्लियर है, वही बातें हैं, है ना। ये जो B है वो, है ना, इनके स्पान में शामिल हो या फिर इसमें डिपेंडेंट हो, बात वही है ना, ठीक है। और चौथी बात हम इस तरह से भी कह सकते हैं, Ax इक्वल टू बी हैज़ सॉल्यूशन और इज कंसिस्टेंट इफ़ एंड ओनली इफ़, है ना, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1 A2 एंड सो ऑन An belong to F such that A1 C1 plus A2 C2 plus and so on plus An Cn equals to B, ठीक है। यूनिक याद रखना ना, जो भी कॉम्बिनेशन बनता है लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिक बनता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो अगर आपको फील्ड में ऐसे n स्केलर मिल जाता है जिनको अगर C1 C2 एंड Cn के साथ कंबाइन कर दें एग्जैक्टली B के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब यही है कि B जो है इसमें डिपेंड कर रहा है या इनके स्पान में डिपेंड कर रहा है, LD है या फिर इसमें शामिल है। तो तीनों का मतलब यही है कि ये इसमें डिपेंड कर रहा है। इससे फ़ायदा ये है कि इसकी और ओवरऑल की लेंथ सेम हो जाएगी और यही अपना डेफिनेशन है। तो परफेक्ट है, क्लियर हो गई चीज़ें, अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो Ax इक्वल्स नॉन होमोजेनियस सिस्टम हैज़ सॉल्यूशन और इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन नहीं रखता है, हैज़ नॉट सॉल्यूशन, हैज़ नो सॉल्यूशन, या फिर इज़ नॉट कंसिस्टेंट। अगर मैं बोलूँ हैज़ नो सॉल्यूशन इज़ नॉट कंसिस्टेंट, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि डेफिनेशन है ये, है ना, सिंपल सी बात, क्लियर है। तो इसकी रैंक अगर ओवरऑल के रैंक इक्वल नहीं है, अलग अलग आ रही है, तो समझ लीजिए कि कंसिस्टेंट नहीं है, सॉल्यूशन नहीं रखेगा। होमोजीनियस के केस में ऐसा नहीं है, वो हमेशा सॉल्यूशन रखता ही है, ठीक है। और उसके केसेस में भी बता दिया सॉल्यूशन रखता है तो कितने कितने रखता है वो भी बता दिया। नॉन होमोजीनियस के सिचुएशन में पहली चीज़ तो ये है कि सॉल्यूशन रखेगा या नहीं। तो सॉल्यूशन रखने के लिए इनकी रैंक ओवरऑल रैंक की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल है तो सॉल्यूशन रखेगा। अब वो सॉल्यूशन रखेगा यानी कि अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड भी आप हो चुका है, पहले से ये आपने बता दिया। सबसे पहले चीज़ क्या बताना है आपको कि दोनों इक्वल है। रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड भी अगर इक्वल है, सॉल्यूशन रखता है, तो फिर जितनी भी केसेस मैंने बताया था ना, जितने भी केसेस इससे पहले बताया था, है ना, वो सारे केसेस नॉन होमोजीनियस के लिए भी बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। सेम वही केसेस, है ना, सेम वही केसेस का मतलब इनकी रैंक अगर n है तो इसके पास यूनिक, अगर दोनों इक्वल है फिर कंसिस्टेंट है, उसी सिचुएशन में बात कर रहा हूँ। रैंक ऑफ ए अगर n है तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर n से जस्ट कम है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, है ना, हो सकता है कि फाइनाइट हो या इन्फिनाइट, फील्ड पे डिपेंड करेगा। फील्ड फाइनाइट है तो फाइनाइट सॉल्यूशंस, अगर फील्ड इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो क्लियर है, समझ रहे हैं बात। तो इससे पहले जो बताया था एज इट इज़ वही कॉपी हो जाएगा, परफेक्ट है। अब एक मैं ओवरव्यू दूंगा, उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, अच्छे से फोकस करना और इसको नोट कर लेना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, Ax इक्वल्स टू बी कोई सिस्टम है। अब यहाँ दो केसेस हो सकते हैं, हो सकता है होमोजीनियस सिस्टम, हो सकता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम। दैट मीन्स अगर B 0 है इन जनरल, Ax इक्वल्स टू 0 होमोजीनियस, और B अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो Ax इक्वल टू B क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस। इतना क्लियर है। अगर होमोजीनियस सिस्टम है तो ऑलवेज हैज़ सॉल्यूशन, हमेशा सॉल्यूशन रखेगा ही, ठीक है। बट अगर नॉन होमोजीनियस है तो दो केस बनेगा, है ना। हो सकता है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के इक्वल हो सकता है इक्वल ना हो। अगर इक्वल होगा देन हैज़ सॉल्यूशन, बट अगर इक्वल नहीं है तो हैज़ नो सॉल्यूशन। इतना क्लियर, ठीक है। और सॉल्यूशन रखता है तो केसेस क्या क्या बनेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, फाइनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर, है ना, ऑब्वियस सी बात है, इतना क्लियर है। ए जो है M क्रॉस N मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में, है ना, जो A इक्वल टू AIJ अगर M क्रॉस N है, रैंक ऑफ ए अगर N है तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर N से छोटी है तो फिर फील्ड पर डिपेंड करेगा, फील्ड फाइनाइट है तो फिर फाइनाइट सॉल्यूशन, फील्ड अगर इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इतना क्लियर है। सेम यहाँ हो जाएगा, सेम वही, है ना, सेम कॉपी हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन रखता है तो फिर यूनिक, इन्फिनाइट और यूनिक, फाइनाइट और इन्फिनाइट, क्लियर है, ठीक है ना। रैंक अगर N है तो फिर यूनिक सॉल्यूशन, अगर रैंक N से छोटी है तो फील्ड अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट सॉल्यूशन, अगर इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन। जनरली आप B.Sc के बुक में देखे होंगे यूनिक और इन्फिनाइट पे बात करते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट ये सॉल्यूशन रखता है वाले सिचुएशन में देखना, है ना, वहाँ यूनिक और इन्फिनाइट पे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि फील्ड को इन्फिनाइट लेकर चलते हैं। जनरली फील्ड को क्या लेते हैं, रियल फील्ड लेते हैं या कॉम्प्लेक्स फील्ड लेते हैं, कभी कभी रैशनल फील्ड लेते हैं। तो Q, R और C का सिचुएशन ही लेते हैं, वो हमेशा इन्फिनाइट का ही सिचुएशन होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यूनिक का सिचुएशन होगा या इन्फिनाइट का।
क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीज़ आज बताया गया आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, है ना, प्रॉपर तरीके से नोट्स नहीं बनाते हैं, तो प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाइए और अच्छे से क्लियर होगा। और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, है ना, ठीक है, क्योंकि होता यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता, उनको इस वीडियो की नीड है, उनको शेयर जरूर कीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।